हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोसराइटिया क्लास। आज पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में जो हम होमवर्क दिए थे 6 क्वेश्चन का। जो लोग बना लिए हैं वे लोग मिला लेंगे और जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या था पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डीसी का सही तरंग रूप क्या है? तो देखना है इसमें डीसी का पहला क्या है। डीसी का क्या है? मैग्नीट्यूड वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, ठीक। दिशा एक ही दिशा में होगा, तो दिशा एक ही दिशा में है, तो ये क्या है? डीसी करंट का ही ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखना है इसमें मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। दिशा चेंज हो रहा है, तो दिशा भी चेंज हो रहा है, तो यानी ये एसी करंट हो गया, ठीक है। ये डीसी। अब ये देखना है मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है या नहीं। तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो दिशा वेरी कर रहा है, दिशा एक ही दिशा में है, तो ये डीसी करंट का क्या था? दिशा एक ही दिशा है और मैग्नीट्यूड वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो ये भी डीसी करंट है, ठीक है। अब ये देखना है मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। दिशा वेरी कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो ये भी डीसी करंट है, ठीक है। तो अब देखना है कि इसमें 3 ऑप्शन में डीसी करंट का ही ग्राफ दे दिया गया है। तो साधारण सा क्वेश्चन में ज़्यादा पढ़ने वाले भी कन्फ्यूजन में गलत टिक मार के आ जाते हैं, तो इसमें जो साधारण पढ़ाई किए हैं वही टिक मारेंगे सही जवाब। तो इसीलिए जो होता है ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखते हैं ये जो ग्राफ है ना डीसी का, ये एक पल्सेटिंग डीसी का ग्राफ है। चूँकि हम बताए हैं पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है और दिशा जो होता है सो एक ही दिशा होती है। तो ये कौन सा डीसी हो जाएगा? ये एक पल्सेटिंग डीसी, ठीक। ये तो एसी है ही, ये कौन सा डीसी हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जिसका वेरी किया वो हो जाएगा पल्सेटिंग डीसी। तो इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा पल्सेटिंग डीसी। ये कौन सा? जिसका मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा वो होता है प्योर डीसी। ये क्या हो जाएगा? प्योर डीसी। तो क्या हो जाएगा आंसर? जब डीसी पूछ रहा है तो प्योर डीसी जब ऑप्शन में है ही, तो हम पल्सेटिंग डीसी पे टिक क्यों लगाएं? क्योंकि पल्सेटिंग जो होता है इम्प्योर डीसी होता है, तो किस पे हम टिक मारेंगे? प्योर डीसी पे। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है? तो सभी को पता होगा कैलोरी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? कैलोरी, जो कि ये इलेक्ट्रीशियन फरवरी 2014 और रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? तो कौन से पदार्थ के परमाणु संख्या 1 होता है? तो हाइड्रोजन का। तो जब परमाणु संख्या 1 है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1-1 होगी, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन, तो क्या है? हाइड्रोजन है इसमें, तो हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब धारा बहती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगा? हीटिंग प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, थर्मल प्रभाव। रासायनिक प्रभाव तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट में होती है, तो ये तो पहले ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्मल, चुंबकीय और हीटिंग। थर्मल ये भी एक तरह से हीटिंग प्रकार का हो गया। तो ये जो हीटिंग प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव जो इसमें दे दिया स्पाइरल वाउंड, वाउंड का मतलब वाइंडिंग, स्पाइरल लपेटा हुआ, किसी चीज़ पे लपेटा हुआ। तो किसी चीज़ पे लपेटते हैं, कोई लॉ मटेरियल पे लपेटते हैं ये कॉपर वायर को, तो क्या होता है उस पर चुंबकीय फील्ड तैयार होती है। लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इधर हम कह सकते हैं इसलिए कि अगर टंगस्टन हो या नाइक्रोम को अगर लपेट देंगे, वाउंड कर देंगे, तो उससे तो हीट एनर्जी, हीटिंग प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इनकम्प्लीटेड है, दे देना चाहिए था वायर कौन सा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर कॉपर का तार लपेट रहे हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाता है। क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव में जब आंसर ढूंढिएगा तो चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक ना। तो चुंबकीय प्रभाव ही मारेंगे और इसको एक तरह से यादें कर लीजिए। लेकिन बेहतर होता कि वो चालक पदार्थ का नाम दे दिया जाता, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता कि कॉपर लपेट रहे हैं या फिर टंगस्टन या फिर नाइक्रोम। तो वो पदार्थ पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा, है ना। लपेट तो किसी को सकते हैं। नेक्स्ट, जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। अब कोई पदार्थ में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अगर वो गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, तो इस प्रभाव को क्या प्रभाव कहते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन से देखेंगे चुंबकीय, चुंबक तो नहीं, तापीय प्रभाव, टेम्परेचर से तो तापीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? H2SO4 और डिस्टिल वाटर का मिश्रण। जब उससे धारा पास होगी तो क्या होता है? H2SO4 आयनों में विभक्त होती है, यानी वहाँ पे क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव, ठीक है ना। तो अब आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, ओम का नियम, ठीक है ना। आप लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं ओम का नियम। क्या होता है ओम? ओम ने बताया था किस किस के बीच का संबंध? रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट। तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट क्या होता है? कोई धारावाही चालक पदार्थ से धारा प्रवाह होती है तो धारावाही चालक में कुछ न कुछ प्रतिरोध होती है, ठीक है ना। तो वो जो उसमें धारा जो है, करंट है, वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे भी, ठीक है ना। यानी जितना हम धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होगी। जैसे गाड़ी का स्पीड जो होता है, जितना एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं उसी पे डिपेंड करता है गाड़ी का स्पीड, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी लोग पहले ही क्वेश्चन करेंगे कि सर ऐसा, पहले ही हम बता दे रहे हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ओम्स लॉ नहीं फॉलो करता है। उसमें होता है कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट डाउन होता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज डाउन होता है। उसका अलग फंडा है, वो थिकनेस पे, कॉइल का थिकनेस पे, ठीक ना। टर्नों की संख्या बढ़ जाती है तो थिकनेस कम हो जाती है, टर्नों की संख्या घट जाती है तो थिकनेस मोटा हो जाती है। उस वजह से
वोल्टेज अप होता है तो करंट डाउन, और करंट अप होता है तो वोल्टेज डाउन, उसका अलग फंडा है, ठीक है ना। उसके बारे में बाद में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस पे, ठीक है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्शन जो पढ़ लिए हैं उनके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ओम्स लॉ जैसे जो जहाँ पे ये नियम फॉलो कर रहा है उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ओम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ओम क्या है? जर्मन वैज्ञानिक थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जी.एस. ओम, ठीक है ना, जी.एस. ओम, जो 1826 ईस्वी में 1926 नहीं, 1826 ईस्वी में, यानी एडिसन के समय काल में ही, ठीक है ना, टेस्ला के भी समय काल में, एडिसन के समय काल में ही डीसी परिपथों में, उस समय डीसी परिपथ ही चल रहा था, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ला ने ही एसी परिपथ का खोज किए थे, एसी सर्किट, एसी का खोज किए, तो उस समय एसी सर्किट था ही नहीं 1826 में। तो उस समय था डीसी परिपथ में विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा और विभवांतर तथा प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किए थे, जिसको हम लोग ओम के नियम से कहते हैं। चूँकि ओम इस नियम को स्थापित किए, तो ओम का नियम और इस नियम में किस किस के बीच का संबंध है? तो प्रतिरोध है, विद्युत धारा है और वोल्टेज है, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज और करंट के बारे में हम बता चुके हैं, प्रतिरोध नहीं बताया, प्रतिरोध हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। पहले प्रतिरोध भी समझ लीजिए शॉर्टकट में। छोटे बच्चे लोग को देखे होंगे, या हम आप में से कोई हो सकते हैं बचपन लाइफ ऐसा जिए हैं जैसे हम भी जिए हैं, ठीक है ना। नाला होता है, किसान लोग जो होते हैं किसानी में नाले के द्वारा पानी सिंचाई की जाती है। अब तो पाइप नुमा आ गया है, पहले नाला हुआ करता था। तो उस नाले में क्या करते थे, हम लोग बैठ जाते थे और बैठ के मतलब स्नान करते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे ही नाला में बैठे पानी का प्रवाह जो होता है वो रुक जाता था, उससे उसके आगे कम मात्रा में पानी का प्रवाह होता था। तो क्या होता था, पानी का प्रवाह रुक गया, यानी पानी का धारा रुक गया, तो प्रतिरोध हो गया वहाँ पे, प्रतिरोध हम आप लोग हो गए वहाँ पे बैठ के उसको पानी के प्रवाह को रोक दिए। तो वही होता है प्रतिरोध, वही होता है रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस लगाएंगे सर्किट में तो वो धारा के प्रवाह को रोकने का काम करती है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम आगे बताएंगे। तो वही होता है प्रतिरोध। वो नाला में पानी जो बह रही है, जितना ज़्यादा मात्रा में प्रवाह करेंगे या फिर पाइप में जितना फोर्स के साथ पानी देंगे उतना ही उसका तेज गति होगी। तो यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है कि नहीं, और वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी, धारा भी घट रहा है। प्रतिरोध कांस्टेंट होता है उसमें। अगर हम उसमें बैठे हुए हैं, अगर कम मात्रा में पानी आ रहा है तो उसमें उसके आगे और भी कम मात्रा में पानी का धारा प्रवाह होगा, रेशियो बराबर होगा प्रतिरोध का, ठीक है ना। ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पानी बहेगा, यानी प्रतिरोध जो होता है सो उतना ही बाधा पहुंचाएगा जितना कम मात्रा में धारा प्रवाह होगा, और ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा होगा उतना ही, ठीक ना। सभी के लिए प्रतिरोध बराबर काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसी में छोटा बच्चा के जगह पे बड़े बच्चा अगर बैठ गए या सियाना आदमी बैठ गए तो ज़्यादा प्रतिरोध काम करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन सेम प्रतिरोध पे, सेम प्रतिरोध वैल्यू पे अगर करंट और वोल्टेज का रेशियो अगर बदलते हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान कांस्टेंट होता है, जिसको हम आगे हम कैलकुलेशन के साथ हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि आगे हम बताएंगे तापमान और भौतिक स्थिति क्यों नियत कहा गया है, क्योंकि चालक पदार्थ में होता है
कि तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाते तो उसका प्रतिरोध घट जाता है ना। और चालकता जो है सो चालक पदार्थ में, कंडक्टर पदार्थ में तापमान बढ़ाने से चालकता घट जाती है, और सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाने से चालकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से तापमान का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तापमान और भौतिक परिस्थितियाँ सेम कंडीशन में देखना है, ठीक ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ क्लोज सर्किट रहेगा तभी धारा का प्रवाह होगा। अगर हम यहाँ से बल्ब कनेक्शन किए हैं बैटरी से, अगर स्विच को ऑन किए हैं तो बल्ब जलेगा, यानी वो हो जाएगा बंद परिपथ। अगर स्विच को ऑफ कर दिए तो वो हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक ना, खुला परिपथ। तो उससे क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो धारा का प्रवाह कब होगा? जब स्विच को ऑन करेंगे तब, यानी बंद परिपथ रहेगा तब, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ बंद परिपथ में ही हम उस नियम को सत्यापित कर सकते हैं, ठीक ना। ओपन अगर हुआ सर्किट, ओपन परिपथ हुआ तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ डीसी, चूंकि ये डीसी की बात है इसीलिए उस समय डीसी ही सर्किट था, इसीलिए डीसी ही चर्चा किया गया। ऐसा नहीं है कि डीसी परिपथ ही हो, एसी परिपथ में भी रेजिस्टेंस प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे टेस्टर में जो होता है एसी परिपथ ही होता है और उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, तभी तो उसमें नियॉन बल्ब जलते रहती है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं एलईडी बल्ब, तो उसके पीछे रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। तो ओम्स लॉ वहाँ भी तो लागू हो रहा है ना। तो अब हम लोग एसी परिपथ या डीसी परिपथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस समय ओम्स थे उस समय डीसी ही सर्किट था, इसलिए डीसी से परिपथ का ही ज़्यादातर जिक्र देखा जाता है। तो इसमें देखते हैं किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध जैसे बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई सर्किट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे स्पीड, धारा, जितना अगर ये फोर्स इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये अगर डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा कि नहीं। इसमें कोई बल्ब रख दे या कुछ रख दे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ये उस समय कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये मतलब बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो से यहाँ पे धारा का प्रवाह होगा और घटाएंगे तो उसी रेशियो से घटेगा। तो यही होता है प्रतिरोध के सिरों पर। तो प्रतिरोध के सिरों कौन हो गया? इसके बीच का प्रतिरोध, ये सिरा और ये सिरा, सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर। विभवांतर हम क्या बताए हैं? विभवों का अंतर। अब जैसे यहाँ पे 9 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, तो यहाँ तो कम से कम जो धक्का लग रहा है, यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे 9 से कम होगा, 5 वोल्ट हो, 4 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, तो यानी विभवांतर कुछ न कुछ होगा इस रेजिस्टेंस के वजह से, है ना। तो उत्पन्न होने वाले विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित, इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान, होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होगा। कैसे? तो अगर इसका विभवांतर ज़्यादा होगा तो करेंट का मान, धारा का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। विभवांतर अगर ज़्यादा होगा तो करेंट का मान भी ज़्यादा होगा। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? विभवांतर, विभव, इसमें क्या होता है कि वोल्टेज विभव और विद्युत धारा दोनों समानुपाती होता है। वो कैसे? अगर हम ज़्यादा फोर्स यहाँ पे दे रहे हैं,
9 वोल्ट का फोर्स दे रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट भी ज़्यादा होगा और वोल्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। अगर इसमें कम फोर्स दे रहे हैं तो कम धारा भी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ज़्यादा देंगे तो डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, यानी विभवांतर ज़्यादा होगा और करंट भी ज़्यादा होगा, धारा भी ज़्यादा होगा। कम वोल्टेज देंगे, कम विभव देंगे तो इसमें क्या होगा, विभवांतर भी कम होगा और धारा भी कम होगा। तो वही होता है यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज इसमें V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या विभव जिसका मात्रक होता है वोल्ट, ये होता है I होता है करंट, धारा जिसको एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। और ये अगर इस साइड ले आएंगे तो V/I होता है, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट जो होता है सो R होता है, रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस कैसे, प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, इसको हम बस अभी हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V=IR होता है, जो कि यही ओम्स लॉ हम लोग याद रखते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है ना। V=IR, ठीक है। तो I=V/I, V/R, जब करंट मेजर करेंगे तो V/R, ठीक है ना। जहाँ R जो होता है सो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसको और अच्छे तरह से हम समझाते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है ना, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का प्रतिपादन, उसको सिद्ध करना है कि ओम्स का लॉ कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमको एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत होगी, एक एम्पियर मीटर की ज़रूरत होगी, एक रियोस्टेट की ज़रूरत होगी और एक रेजिस्टेंस यानी लोड कोई, और एक बैटरी और एक स्विच। इसके बारे में अच्छे से समझ लेना है, ठीक ना। देखिए इस तो ओम के नियम को प्रतिपादित करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। पहला नंबर सेलेक्ट करना है कि सर्किट AC रहेगा कि DC। अगर बैटरी लेते हैं तो DC सर्किट हो गया, तो पूरे सर्किट का जितना भी पार्ट होगा DC लेना होगा। तो चलिए ठीक है, इजी रहेगा कि कम खर्च में और आसानी से और सुरक्षा के लिए DC सर्किट ही सही रहेगा, ठीक ना। तो उस हिसाब से ये चीज़ सेलेक्ट करना है, क्योंकि वोल्ट मीटर AC के लिए भी आती है और DC के लिए भी आती है, ठीक है ना। तो एक बैटरी ले लेना है, 6 वोल्ट का ले ले या 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ठीक है ना। एक स्विच बटन नॉर्मल, ठीक है ना। एक एम्पियर मीटर, जब 6 वोल्ट का ले रहे हैं बैटरी तो कोई भी लोड लगाएंगे तो 1 एम्पियर तक का ही लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे लोड 6 वोल्ट का और 1 एम्पियर तक का ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा का तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि पावर जितना रहेगा उतना ही ना। तो 1 एम्पियर का रहेगा तो एम्पियर मीटर भी 0 से 1 एम्पियर का लेंगे DC, 0 से 1 एम्पियर का, क्योंकि मिली एम्पियर में दर्शाएगा, है ना। तो वहाँ पे मिली एम्पियर में ही, जैसे एक LED बल्ब होता है 20 मिली एम्पियर का होता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से रियोस्टेट एक ले लेंगे 0 से 25 ओम का। एक वोल्ट मीटर ले लेंगे 0 से 10 वोल्ट का, चूँकि 6 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं तो 6 वोल्ट का ही रीडिंग देखना, उससे ज़्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप या कुछ भी वोल्टेज तो देगा नहीं। तो 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर लेंगे, कौन सा, DC के लिए लेंगे DC, और एम्पियर मीटर भी DC लेंगे, ठीक है ना। और बैटरी ले लेंगे। अब ये जो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस ले ले या फिर कोई लोड ले ले। लोड का मतलब होता है छोटा सा DC बल्ब, LED बल्ब ले ले, या DC कोई भी उपकरण लोड डिवाइस ले ले, ठीक है ना। या DC मोटर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटा सा मोटर जो आता है जिसमें पंखा सेट करके घुमाते नहीं हैं, वो DC मोटर ले सकते हैं। 9 वोल्ट का बैटरी लेना हो जाएगा फिर, या 12 वोल्ट का बैटरी लेना पड़ जाएगा।
तो उस पे इस सर्किट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। सबसे पहले तो बैटरी को स्विच के साथ एक सर्किट को ब्रेक कर देंगे और उसके साथ रियोस्टेट ले क्या होता है, रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर ले लेंगे। पोटेंशियोमीटर होता है 25 ओम तक का होता है, जो रेडियो का वॉल्यूम या इमरजेंसी लाइट का जो लाइट को कम बेसी करने वाला होता है ना, उसमें से वो भी खोल लेंगे, ठीक ना। इमरजेंसी लाइट में लाइट को कम ज़्यादा करने वाला जो होता है वो ले लेंगे, उसके जगह पे वो भी रहेगा, चलेगा, ठीक। और एक उसके साथ कोई लोड कनेक्शन कर देंगे या प्रतिरोध लगा देंगे। अब बारी बारी से क्या करेंगे कि जैसे उस पॉइंटर को घुमाएंगे, कम पे रखेंगे और उसके बाद धारा में इस तरह से सीरीज में एम्पियर मीटर से मीटर रीडिंग कर लेंगे और उसी पोजीशन पे यहाँ पे लोड के पोजीशन पे वोल्टेज रीडिंग कर लेंगे। फिर इसको इंक्रीज करेंगे, तब जाके इसका करंट मेजर करेंगे और यहाँ का वोल्टेज मेजर, यहाँ का नहीं, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप का मेजर करेंगे। फिर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो फिर इसका एम्पियर और इसका वोल्ट मेजर कर लेंगे और तब जाके रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है V/I, जो ओम्स लॉ होता है। और सबको बारी बारी से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का मान समान हो जाएगा। वही होता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ कहता क्या है, देखिए ओम्स लॉ कहता है पूरा बंद परिपथ में दो बिंदु ए और बी परिपथ में किसी दो बिंदु ए और बी के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो इस टोटल परिपथ में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। वही चीज़ है, यहाँ से जितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे जितना लोड लगेगा विभवांतर, तो इतना ही करंट धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। कम लगेगा तो कम होगा। यानी समानुपाती का मतलब होता है इस परिपथ में अगर धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। परिपथ में सभी स्थितियां नियत रहे, जो हम भौतिक स्थिति और तापमान स्थिति जो बताए हैं, तब किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं कि V और I समान होगा, ठीक है ना, सॉरी प्रतिरोध समान होगा हर स्थिति में। अब उस सर्किट को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जो सर्किट हम बनाए हैं उसमें जब पावर बैटरी सप्लाई देंगे तो पहले सबसे लो कर देंगे एकदम मतलब रियोस्टेट को इतना मतलब कर देंगे जिससे कि वो वोल्टेज ड्रॉप 1.5 या जो भी हो, एक बार रीडिंग लेना है 1 लो में तो 1.5 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो उसका एम्पियर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, V=IR होता है, तो I=V/R हो जाएगा। I= इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो V/R हो जाएगा। तो ये पहला कंडीशन के लिए देखते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या आता है, V बराबर 1.5 वोल्ट, ठीक है। और I बराबर कितना होता है 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये R बराबर V/I, ठीक है ना। R बराबर V/I, ठीक। तो वोल्टेज का मान 1.5 है और I का मान 1 एम्पियर है। दोनों को भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1.5 ओम। इसका मात्रक होता है ओम, आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसका मान निकल गया 1.5 ओम, ठीक। यहाँ पे ओम लिख देते हैं। सेकेंड जो मान है हम अपने मन से नहीं लिए हैं, ठीक ना।
अगर इसमें रियोस्टेट को आगे बढ़ाते हैं तो कितना आगे बढ़ाएं, यानी इसका एक तरह से दुगुना किए, डेढ़ को 2 से गुना करेंगे तो 3 वोल्ट आएगा ना, यानी 2 गुना करेंगे तो डेफिनेटली है कि करंट अगर मेजर करेंगे तो वो भी 1 का वही सेम लोड, सेम स्थिति, सारा स्थिति सेम रहे तो वही लोड पे एम्पियर जो होता है सो वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का यहाँ पे गुने 2 तो 2 एम्पियर हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध जो है सो इतना ही होगा। अब ये इतना ही कैसे होगा, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में 2 गुना करेंगे तो वोल्ट बराबर कितना हो गया, 3 वोल्ट, और एक करंट बराबर कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपन I, तो 3/2 तो कितना हो जाएगा, 2 एकाई 2 और 1 2 पंचे 10, यानी 1.5 ओम हो गया। यानी इसका भी मान क्या आ गया, 1.5 ओम आ गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है, जब इससे हम 4.5 वोल्ट पे लेके आएंगे तब क्या होगा, यानी 4.5 वोल्ट कितना गुना हो रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ से लगभग 3 गुना हो रहा है। ठीक है ना, ये 3 गुना हो रहा है। 3 से गुना करते हैं, 5 या 15 5 हासिल 1, 3 1 3 1 4। ठीक है ना, 3 गुना हो रहा है। तो डेफिनेटली है कि करेंट भी इसका 3 गुना होगा। ओम्स लॉ के अनुसार क्या है, अगर विभव विभवांतर अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा उतना ही, एकदम समानुपाती। ये नहीं कि ज़्यादा या वर्गानुपाती होगा, सो नहीं, एकदम समानुपाती। जितना ये बढ़ेगा उतना ही का ये भी दुगुना उतना ही बढ़ेगा। यानी ये इसका तिगुना बढ़ रहा है तो ये भी इसका तिगुना बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तिगुना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका प्रतिरोध भी उतना ही होगा। तो अब देखते हैं इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है 3 नंबर का। तो V इक्वल्स टू क्या है, 4.5 वोल्ट आ गया। I इक्वल्स टू कितना है, 3 एम्पियर है। तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो V अपन I, तो V का मान 4.5, I का मान 3। अब इसको भाग देंगे तो 3 एकाई 3, ठीक है, और 3 पचे 15, यानी इतना 1.5 ओम आ गया ना। तो इसका भी मान 1.5 ओम है ना। और इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जो हम इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, हम अभी इसका अच्छे से ये बना के बताते हैं। ठीक है ना। चलिए ओम्स का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है, ओम्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना। तो नीचे जो है सो ये वोल्ट दिया गया है, ऊपर का वैल्यू करेंट धारा। तो अब देखते हैं, जैसे वो वोल्ट ले लेते हैं 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट कहाँ पे आएगा, तो लगभग यहाँ पे आएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है। तो अब इसमें करंट देख लेते हैं। तो करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे, तो ये दोनों ग्राफ को आपस में मिला लेते हैं इसको। ठीक है। तो x और y, पहले x एक्सिस का मान लिखाया जाता है 1.5 और 1। ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ये। सेकेंड देखते हैं, वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट यहाँ पे है। ठीक है। और एम्पियर 2 एम्पियर है, तो यहाँ से सीधे वो आप ऊपर लेके जाएंगे और 2 के सीधे लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो x एक्सिस 3 और y एक्सिस 2 है ना, वोल्ट 3 और एम्पियर 2। नेक्स्ट देखेंगे 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट यहाँ पे आएगा बीच में, 4 और 5 के बीच। 3 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 के सीधे लेके जाएंगे लाइनिंग। ठीक है। और 4.5 को सीधे ऊपर लेके जाएंगे।
तो ये x में क्या है 4.5 और इधर कितना है 3 एम्पियर। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाएंगे तो सीधा कांस्टेंट चला जाएगा। ठीक है ना, ये लाइन के ऊपर ही आएगा। एक्चुअली हम ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, नहीं तो ये सीधा जाएगा, जो कि ये क्या है रेजिस्टेंस का है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आएगा कि R प्रतिरोध स्थिरांक यानी कांस्टेंट क्यों रहता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग सॉल्यूशन दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ नोट्स हैं। ठीक है ना, ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ का नोट्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, संधारित्र, कैपेसिटर, इंडक्टर, प्रेरक पर ही ओम्स लॉ लागू होता है। ठीक है ना, ओम का नियम AC या DC दोनों में कार्य करते हैं, द्विदिशात्मक या एक दिशात्मक दोनों पे कार्य करती है। DC जो है तो एक दिशात्मक है और AC द्विदिशात्मक है। ठीक है ना, ओम जिस समय इस चीज़ का इस नियम को व्याख्या किए थे उस समय DC करंट ही था, इसलिए वो AC पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, AC तो बाद में टेस्ला और वो जो थे सो 1826 के करीब में दिए थे। ठीक है ना, तो ओम का नियम AC या DC दोनों पे कार्य करती है। AC के लिए R जो होता है, AC के लिए मतलब DC में रेजिस्टेंस का को सिंबल R से सूचित किया जाता है, तो AC में Z हो जाता है, जिसको प्रतिबाधा कहा जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, यदि किसी 20 ओम के प्रतिरोधक में से 2.5 एम्पियर कोई प्रतिरोधक है, उसमें से 2.5 एम्पियर की धारा मान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का मान निकालें। क्या है, किसी 20 ओम के प्रतिरोधक में से कोई 20 एम्पियर के है ना 20 ओम के प्रतिरोध, यहाँ पे R का मान है 20 ओम। ठीक है ना, इसमें से जा रहा है करंट I बराबर कितना है 2.5 एम्पियर, और पूछ रहा है विभवांतर, यहाँ से यहाँ विभवों का अंतर क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विभवों का अंतर पूछ रहा है। तो V इक्वल्स टू यानी R बराबर क्या दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, I बराबर कितना दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, तो V बराबर क्या होता है IR होता है। तो I का मान कितना हो गया 2.5 इंटू R का मान 20। ठीक है, ओम में, तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक है, और 5.0 और इधर 0। ठीक है ना, तो यानी क्या हो जाएगा 50 वोल्ट आंसर। ठीक है, इसका विभवांतर 50 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट में हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले ये होमवर्क ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है ना, अगर ये बन जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। 1 का कौन सा ऑप्शन है, 2 का कौन सा ऑप्शन है, 3 का कौन सा ऑप्शन होगा, 4 का कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन वाला तो आंसर तो ठीक है हम दे ही दिए हैं, इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग
जवाब दे, ताकि लगे कि हाँ सब कोई समझ में आ रहा है। जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो जवाब देने से हमें भी लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, आज का होमवर्क का पहला क्वेश्चन है हमारा, जब एक विद्युत हीटर, अभी ठंड का मौसम है, सभी लोग हीटर जरूर जला रहे हैं, ठीक ना। तो उसमें सप्लाई वोल्टेज 230 दे रहे हैं, 440 तो दे नहीं रहे हैं, 230 220 जो घरेलू वोल्टेज है उतना वोल्टेज दे रहे हैं। उसका एम्पियर भी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ना, तो वो प्रतिरोध उसका ज्ञात करना है। हर किसी का प्रतिरोध होता है, बल्ब का प्रतिरोध होता है, ट्यूबलाइट का प्रतिरोध होता है, हर किसी का प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। तो हीटर का जो है वोल्टेज मेन सप्लाई 230 वोल्ट है, ठीक ना, मेन सप्लाई दे चुका है, मेन सप्लाई से संयोजित कर दिया गया है 230 वोल्ट से, तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तब जो हीटर जो है सो 7.5 का विद्युत धारा लेता है। तो उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा, जो उसमें अब प्रतिरोध कितना होगा, ठीक ना, वहाँ से सप्लाई से लेके हीटर तक में जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहा है वो धारा कितना होगा, तो इसका जवाब देना है, ठीक है ना। जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कोशिश करें कि देने की, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में जरूर दे इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। एक खिलौने का मोटर जो है, खिलौना होता है ना गुरकुन्ना टाइप का, तो उसमें मोटर जो है सो डीसी मोटर लगा हुआ रहता है, तो उसको 6 वोल्ट बैटरी से चालू किया जाता है। यदि मोटर कॉइल्स का प्रतिरोध इसमें दे दिया गया, इसमें प्रतिरोध दे दिया गया, जैसे उसमें हीटर का प्रतिरोध नहीं था, प्रतिरोध ज्ञात करना था, इसमें प्रतिरोध दे दिया गया है कि 4.5 ओम है, तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो मोटर द्वारा जो लिया जा रहा है तो विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 2.45 एम्पियर, 3.72 एम्पियर, 1.33 एम्पियर, 255 एम्पियर, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा डैश डैश के सीधे समानुपाती होता है। इलेक्ट्रीशियन फरवरी 2015, और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, एक दिए हैं लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान, विशिष्ट प्रतिरोध। और ओम्स लॉ ऐसा टॉपिक है कि ये जो 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ICTSM, हर साल किसी न किसी ट्रेड में आता ही आता है, या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल में आ जाए या फिर थ्योरी में आ जाए, लेकिन आना ही है हर एक साल। तीनों ट्रेड में से किसी एक में 1 बाय 1 करके आना ही है। अगर इलेक्ट्रीशियन में इस साल आया तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, उसके बाद के साल में आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर इलेक्ट्रॉनिक्स या ICTSM में देगा ही देगा, ठीक ना। तो ओम्स लॉ एकदम VVI टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की मात्रा की SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एम्पियर है, वोल्ट है, वाट घंटा है, कूलम्ब है, क्या है, इसकी जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक लेके, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।